Everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss around 2 to 3 questions of logical reasoning which were asked in December 2014 and 2 to 3 questions of a mathematical reasoning as well. Okay, and I have earlier uploaded many more previous year question papers. So if you people have not watched my previous video, so you please follow my playlist named as anti-net paper 1, that is basically of previous year. Okay, and we have running one more series, that is daily dose series of paper 1. So if you people have not watched, so please watch and follow that series as well. Okay, and sorry for inconvenience guys, yesterday I had uploaded this video, but due to some noise problem I have to delete that video, and now recently I am recording and uploading this video. Okay, so thank you for your support and trust. So let us start our video, and before starting I want to tell you one thing more, that is, if you people want to join my live class, so you have to subscribe my channel. Firstly, you have to subscribe my channel and follow me on my Facebook group and Telegram group as well. So let us start our video. What question says: given below is a diagram of three circles A, B and C overlapping each other. The circle A represent the class of honest people. A represent कर रहा है class of honest people को. B represent कर रहा है class of sincere people को. C represent कर रहा है class of politicians को. P, Q, R, S, U, X, Y represent कर रहे हैं different regions को. Okay. Select the code that represent the region indicating the class of honest people who are not sincere. जो sincere नहीं है उन्हें हमें बताना है. मतलब honest तो है but sincere नहीं है regions में. Okay? मतलब question आप यहीं पे समझ लीजिए. A आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनेस्ट पीपल को, B रिप्रेजेंट कर रहा है सिंसियर पीपल को, C रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियंस को. ये हैं आपके डिफरेंट रीजन. आपको बताना है ऑनेस्ट पीपल हो बट सिंसियर ना हो, मतलब सिंसियर B वाला पार्ट ना हो, ऑनेस्ट वाला पार्ट हो डिफरेंट रीजन्स में. ओके, अब हम देख लेते हैं कि किसकी बात हो रही है. ये बात हो रही है इस तीन ओवरलैपिंग सर्कल्स की. ओके, ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास ऑफ ऑनेस्ट पीपल. क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा. क्लास ऑफ ऑनेस्ट पीपल को. सी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियंस को. सी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियंस को. और बी रिप्रेजेंट कर रहा है सिंसियर पीपल को. बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंसियर पीपल को. ओके, ये डिफरेंट रीजंस हैं. आपको बताना है ऑनेस्ट तो है कोई पीपल, मतलब ये रीजन्स में जो पीपल हैं वो ऑनेस्ट है बट सिंसियर नहीं है. सिंसियर नहीं है तो ये तो आपका पहले ही इतना पोर्शन कट हो जाएगा. ओके, बचा क्या रीजन्स में? यही पोर्शन तो बचा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, बट स्टिल आप ऑप्शंस में से भी देख सकते हो. एक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स सिंसियर है. पी नहीं होगा क्योंकि पी सिंसियर है. पॉलिटिशियंस है. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंसियर है. एस आपका ऑनेस्ट है, सिंसियर नहीं है, इसलिए एस इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A man ought no more to value himself for being wiser than a woman if he owes his advantage to be better education. Then पे फोकस करिएगा, इस then पे फोकस. Then he ought to boast his life of his courage for beating a man when with his hands were tied. अब then है, मैंने बोला था आपको एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मैंने क्लू दिया था कि भाई कंपैरिजन वर्ड्स जहाँ यूज़ हों, सिमली या मेटाफर. सिमली सबको पता है, एज, लाइक, दैन, एज, ये सारे कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं तो वो सिमली होता है. मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, स्टिल कंपैरिजन वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं. जैसे कि यहाँ पे बताती हूँ. अब इसका एग्जांपल क्या है? मैंने बोला हर फेस इज लाइक मून. ओके, फिर मैं बोलती हूँ हर फेस इज मून. ठीक है, बात वही हो रही है. ये आपका एनालॉजिकल है, ये भी आपका एनालॉजिकल है. ठीक है, ये
आपका सिमिली हुई है यूज यहाँ पे, ये यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड्स यूज हुए हैं, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स नहीं यूज हुए हैं, बट दोनों ही हमारे एनालॉजिकल हैं। आई होप आपको एनालॉजिकल समझ में आ गया होगा। नाउ डिडक्टिव की अगर हम बात करें तो डिडक्टिव में मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव में अगर आपकी प्रेमाइस ट्रू है देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ये आपका होगा। नाउ अगर ये वैलिड के केस में होना चाहिए, ओके, वैलिड है तो ऐसे ही होगा। अगर प्रेमाइस आपकी ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स आ जाता है तो ये इनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स हो जाएगी ना। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव में, अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन आपका प्रोबेबली ट्रू होगा। क्या होगा? प्रोबेबली ट्रू होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा डिडक्टिव क्या होता है। थोड़ी मैंने थ्योरी भी लिख के रखी है, वो भी मैं समझा दूंगी। हाइपोथेटिकल में क्या होता है बेसिकली कि मैंने बोला अगर मैं जल्दी नहीं सोई, ओके, तो मैं जल्दी सुबह नहीं उठूंगी। अगर मैं जल्दी सुबह नहीं उठी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी जल्दी, ठीक है, वर्क पे नहीं जा पाऊंगी। अगर वर्क पे नहीं गई तो मुझे पे नहीं मिलेगी। तो मैंने कितने सारे सेंटेंस को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। ये आपकी सिचुएशन है हाइपोथेटिकल। ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा हाइपोथेटिकल। ना फैक्चुअल जो होती है ना वो आपकी बेसिकली तथ्यों पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? तथ्य। किसी जैसे जो आपके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, आप कुछ अपना नहीं ऐड ऑन कर सकते हो, ओके, कुछ अपना ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। जो आपके पास हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। बट हम अपना देख लेते हैं। आंसर तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा एनालॉजिकल है, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मैंने लिख के रखा है। डिडक्टिव क्या होती है? स्टेटेड एज फैक्ट और जनरल प्रिंसिपल, हमारे तथ्यों और जनरल प्रिंसिपल्स पे आधारित होती हैं। इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक केस के ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती हैं। डिडक्टिव हमारी मोर स्पेसिफिक देन द इंफॉर्मेशन प्रीमाइस प्रोवाइड, मोर स्पेसिफिक होती हैं किसकी? जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उससे ज़्यादा ही स्पेसिफिक होती हैं, है ना। इट्स रीच डायरेक्टली बाय अप्लाइंग, हम डायरेक्टली लॉजिकल रूल्स को अप्लाई कर करके प्रेमाइस तक पहुंच सकते हैं, ओके। और इंडक्टिव के केस में कंक्लूजन्स हमारे ज़्यादा जनरल होते हैं इन कंपैरिजन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रेमाइस, ओके। इट इज़ रीच्ड बाय जनरलाइजिंग, हम जनरलाइज करके पहुंच सकते हैं प्रेमाइस की इंफॉर्मेशन को। अगर प्रेमाइस हमारी ट्रू है डिडक्टिव में, मैंने क्या बताया कि भाई अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट भी ट्रू होगा, तब ये वैलिड होगा। अगर ऐसा नहीं है, हमारा फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इनवैलिड के केस में हो जाएगा। इंडक्टिव में मैंने बताया कि अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन आपका प्रोबेबली ट्रू हो जाएगा। ये इंडक्टिव का केस हुआ, ठीक है। एक चीज़ और है कि भाई डिफ़िकल्ट होती है डिडक्टिव यूज़ करना डेली लाइफ में, बट हम एवरीडे लाइफ में अपना इंडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ओके। कुछ और चीज़ें हैं। हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल बताया। इफ अब ये नाउ दिस आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। Hypothetical argument is a valid argument form in which a syllogism have a conditional statement for one or both of its premises. Okay, if I let us take an example. If I do not wake up, then I can't go to the work. If I can't go to the work, then I will not paid. Okay, this statement I have earlier explained in Hindi. Okay, now for English medium I am explaining in English. Hypothetical क्या होती है? Hypothetical में एक क्या होते हैं? प्रेमाइस स्टेटमेंट फॉर वन और बोथ ऑफ इट्स प्रेमाइस। इसमें बहुत सारी प्रेमाइसेस होती हैं, कंडीशंस लगी होती हैं। कंडीशंस आपको दिख ही रही होंगी। अगर मैं सुबह नहीं उठी, जल्दी भी तो उठ सकती हूँ, बट अगर नहीं उठी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर नहीं गई तो मुझे नहीं मिलेंगे पैसे, ओके। तो ये अगर कंडीशनल हो गई, ये प्रेमाइसेस हो गई, ये आपकी हाइपोथेटिकल हो गई होगी। अब देखिए आपका डिडक्टिव मैंने बता दिया है, डिडक्टिव बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैलिड तभी होगा प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन भी आपका ट्रू आना चाहिए, ओके। प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू आना चाहिए। एनालॉजिकल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें देख लिए, कुछ और भी है कंपैरिजन के अलावा। इट्स स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट वेयर बाय perceived similarity are used on the basis to infer some further similarity।
कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता थी, फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी कुछ हमें सिमिलैरिटीज़ पता हैं, ओके, कुछ सिमिलैरिटीज़ पता हैं, तो हम बाकी की सिमिलैरिटीज़ हम निकाल सकते हैं। मुझे पता है फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड के बारे में कि भाई वो सुबह लेट उठती है, तो उसका रीज़न पे हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई वो रात को पढ़ती होगी। वो कह रही है कि मैं सुबह नहीं पढ़ती हूँ, तो इसका मतलब वो रात को पढ़ती होगी। वो सुबह लेट भी उठती है, तो वो रात को पढ़ती होगी, है ना। उसके सारा वर्क भी कंप्लीट रहता है, तो इट मीन्स रात को वो पढ़ती होगी। ये मैंने अपने आप कैलकुलेट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी, उसने मुझे बताया नहीं हालांकि कि मैं रात को पढ़ती हूँ या नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये चीज़ हो गई आपकी एनालॉजिकल, ये भी आपके एनालॉजिकल में आते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड बाय विच ह्यूमन बीइंग अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेक डिसीजन। एनालॉजिकल बेसिकली ऐसी होती है ना, ह्यूमन बीइंग दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब दुनिया के बारे में ही ना, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसके आधार पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, एनालॉजिकल में। आई होप एनालॉजिकल समझ में आ गई होगी, अब तक एनालॉजिकल भी आ गई होगी। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर C is correct for this particular question. Now we move on to our next question. What question says, wise by which the following proposition, the proposition wise men are hardly afraid of death, it's contradicted. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं कहाँ बताऊँ, इस पेज पे बताती हूँ, ओके। इस पेज पे मैं बताने की कोशिश करूंगी। देखिए ये आपको हर जगह परेशान करेंगे, इसलिए आप ये वर्ड नोट कर लिए। हालांकि मैं कुछ नोट करने को नहीं कहती हूँ, बट आप ये नोट कर लेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ईच, एवरी, एनी, ये ऑल वाले में आ जाएंगी, मतलब ए टाइप प्रपोजिशन में होते हैं, ओके। कहीं ईच, एवरी, एनी लिखा हो तो आप समझ जाना कि ऑल इंडिकेट कर रहा है, मतलब ए टाइप प्रपोजिशन आपकी इंडिकेट कर रहा है। नाउ कहीं आपका अगर नो, नेवर, नो, नेवर, नन ऐसा लिखा हो तो आप इसे समझ जाना ये नो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ई टाइप प्रपोजिशन आपकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं आपका अगर किसी सेंटेंस में फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मैनी लिखा हो तो ये आप समझ लेना कि ये आपका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आई टाइप प्रपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी सेंटेंस में आपको अगर हार्डली मिल जाए, ठीक है, स्कार्सली मिल जाए, ठीक है, सेल्डम मिल जाए, तो ये आप समझ लेना कि ये जो टर्म्स है ना, ये आपके सम नॉट बताना चाह रहे हैं। जब सम नॉट बताएंगे तो ओ टाइप प्रपोजिशन बताएंगे। अब आपको समझ में आ गया हो, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके, वरना मैं इसे रफ भी कर दूंगी, ओके। आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब ये टाइप प्रपोजिशन क्या जो न्यू है उनके लिए बता दूं फिर से। ए, ई, आई, ओ ये हमारा होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ओके। ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी, ई एन आई कॉन्ट्राडिक्टरी, ए एन ई, आई एन ओ कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी का है। ये आपका सब कॉन्ट्रेरी का है, ये आपका सब कॉन्ट्रेरी का है। आई होप आ गया होगा आपको। नाउ वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ, तो मतलब क्या है, सम नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बताना है। मैंने बोला था ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ए और ओ में होता है, ई एन आई में होता है। ए आपको ओ दिया है तो ऑल वाली प्रीपोजिशन सही हो जाएगी, ऑल टाइप वाली, तो ऑल जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा ऑप्शन, ये ऑप्शन बनेगा ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन वन प्रपोजिशन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द अदर, दैट प्रपोजिशन इज कॉल्ड, ओके। क्या होगा, उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, वैलिड आर्गुमेंट बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, इनवैलिड आर्गुमेंट बोलेंगे। अब देखिए आर्गुमेंट्स हमारे क्या होते हैं। आर्गुमेंट इज अ सीरीज ऑफ अ स्टेटमेंट कॉल्ड द प्रेमाइस और प्रेमाइसेस। एक सीरीज होती है स्टेटमेंट की जिन्हें हम प्रेमाइस या
प्रेमाइसिस कहते हैं वो क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करती हैं, ट्रूथनेस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ पूछा, आपने एक सेंटेंस में आंसर दे दिया, बट मान लिए आपकी बात उन्हें सही नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एड ऑन करते जाते हैं। आपसे पूछा गया कि बेटा आज आप स्कूल से या कॉलेज से लेट क्यों आए, ठीक है, आपने बोला वो एक्चुअली क्या था कि सेमिनार था, ठीक है, बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई सेमिनार कैसे अरेंज हुआ, क्यों हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं था, ये वो ऐसे करके उन्होंने पूछा। तब आपने कहा नहीं वो एक्चुअली से एकदम से ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, फिर आने में इतना टाइम लगा, फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके आप बहुत सारे आप स्टेटमेंट बताते जा रहे हो, तब तक बताते जाओगे जब तक आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर लोगे कि यस आई एम राइट, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि सीरीज ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड द प्रेमाइस और प्रेमाइसेस वो क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करती है, डिग्री ऑफ ट्रूथनेस ऑफ अनदर स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो आपको समझ में आ गया कि भाई आप सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दोगे जिन्हें हम प्रेमाइस या प्रेमाइसिस बोलते हैं, वो क्या डिटरमाइन कर रही, ट्रुथ, जब तक आप उन्हें सही साबित नहीं कर लोगे, सारे स्टेटमेंट आपकी सही साबित नहीं हो जाएंगी, ओके, जिसे हम बेसिकली कंक्लूजन बोलते हैं, वो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यही है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रूथनेस, ये आप बता सकते हो कि जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं वो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ओके। कॉन्जेक्चर भी आप पढ़ लो, ये क्वेश्चन में नहीं है बट पूछा जाता है। कॉन्जेक्चर में होता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में इनकम्प्लीट, इफ अ कंक्लूजन और प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई भी कंक्लूजन या प्रोपोजिशन अगर आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो, जिसका आपके पास कोई प्रूफ या डिस्प्रूफ ना हो, तो वो आपका कंजेक्चर होता है। नाउ नैरेटिव की बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप, मतलब बच्चों की स्टार्टिंग में आपने कैसे लालन पालन किया उसका उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, दैट इज नरेटिव। ये क्या होगा, नरेटिव, मतलब स्कूल में या क्लास में कैसा पढ़ाया जा रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आया है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप याद कर सकते हो नैरेटिव को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से, कॉन्जेक्चर को आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जिसका प्रूफ या डिसप्रूफ ना हो, आर्ग्यूमेंट का सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आप बताते जा रहे हो अपने पेरेंट्स को, है ना, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट्स हो गया। डिडक्टिव मैंने बता दिया कि प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू होगा। एनालॉजिकल मैंने बता दिया कि मेरी फ्रेंड के बारे में मुझे कुछ पता था, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता थी, उसके बेसिस पे मैंने ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। ये एक होता है एनालॉजिकल में। एक चीज़ और होती है कि कंपैरिजन होता है सिम्बली या मेटाफर के थ्रू, ये भी मैंने बता दिया ना। हम वैलिड आर्ग्यूमेंट की बात करें, देखो वैलिड तो वही चीज़ है ना, अगर प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा, ओके। और अगर साउंड की बात करें तो साउंड आर्ग्यूमेंट होने के लिए आपको वैलिड होना चाहिए। फॉर अ साउंड आर्ग्यूमेंट एन आर्ग्यूमेंट इज टू बी वैलिड, ठीक है। अगर वो वैलिड है और सारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं तभी आपका साउंड आ जाएगा। कहीं कहीं साउंड आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है। अगर आपकी वैलिड है ना और सारी प्रीमाइसेस ट्रू है ना तो वो आपकी साउंड हो जाती है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो वैलिड होती हैं वो साउंड की कैटेगरी में आती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशन, मतलब आप अपना सच बताने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब तक आपको समझ में आओगे। वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन ट्रू। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन फॉर। एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है ना। ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन मैंने बताया, ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नमिता एंड समिता आर ब्रिलियंट एंड स्टूडियस, अनीता एंड कराबी आर ओबीडियंट एंड इरेगुलर, बबीता एंड Namita are irregular but brilliant. Samita and Kabita are regular and obedient. Which among the following is a brilliant, obedient, regular and studious? Okay, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसके लिए मैं बहुत अच्छी से आपको ट्रिक बताना चाहूँगी कि भाई आप ऐसे सॉल्व इसे ईजिली कर सकते हो, ओके। अब देखिए ट्रिक का कुछ भी नहीं है, आप इसे अच्छे से लिख के ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एक है बंदी नमिता, दूसरी गर्ल है समिता, तीसरी है अनीता, फोर्थ है कराबी, ओके, फिर है बबीता, फिर है कविता। दो है ना, कैसे, इसलिए। अब देखिए आपको जो जो दिया है ना आप उसके कॉलम बना लो, ब्रिलियंट, स्टूडियस, ओबीडियंट, इरेगुलर और रेगुलर, ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा है वो आपको फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है कि नमिता और समिता जो है वो ब्रिलियंट भी स्टूडियस भी है। नमिता सविता ब्रिलियंट और स्टूडियस हैं। अनीता कराबी ओबीडियंट और इरेगुलर है। अनीता और कराबी ओबीडियंट है और इरेगुलर है। ठीक है, अब आपको बोला है कि नमिता एंड कराबी ओबीडियंट इरेगुलर है। बबीता नमिता इरेगुलर भी है और ब्रिलियंट भी है। बबीता और नमिता, बबीता क्या है, इरेगुलर भी है। बबीता आपकी और नमिता इरेगुलर भी, ये भी इरेगुलर हो गई नमिता। ठीक है, और क्या है, मगर ब्रिलियंट भी है। तो ब्रिलियंट तो नमिता को आप कर चुके हैं, ब्रिलियंट आपको किसको करना है, बबीता को करना है। ओके, बबीता आपकी हो गई, बबीता नमिता इरेगुलर भी हो गई, ब्रिलियंट। देखिए बबीता आपने ब्रिलियंट बना दी, इरेगुलर बना दी, ये आपकी ब्रिलियंट थी ही, इरेगुलर भी हो गई। अब लास्ट में बोल रहा है समिता और कविता जो हैं वो रेगुलर भी हैं, ओबीडियंट भी हैं। समिता कहाँ गई, समिता रेगुलर भी हैं। ठीक है, समिता को आप रेगुलर में टिक कर दो, समिता रेगुलर हो गई। ठीक है, समिता रेगुलर हो गई। और समिता एंड कविता, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन गलत रीड ऑन कर लिया है। समिता कविता रेगुलर भी है, ओबीडियंट है, गलत नहीं है। कविता भी रेगुलर है और ओबीडियंट है, ये भी समिता भी ओबीडियंट है और रेगुलर है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ के रखा है एज इनमें से कौन ऐसा है जो ब्रिलियंट भी है, ओबीडियंट भी है, रेगुलर भी है, स्टूडियस भी है। मतलब ब्रिलियंट भी है, स्टूडियस भी है, ओबीडियंट भी है और ब्रिलियंट भी है, ओबीडियंट भी है, रेगुलर भी है और स्टूडियस भी है। ठीक है, तो ये आपकी आ रही है समिता। ओके, कौन आ रहा है, समिता। समिता सारी चीज़ें हैं समिता के अंदर। ठीक है, तो समिता, ये सारी चीज़ें समिता को फॉलो हो रही हैं। ओके, क्योंकि समिता के बारे में सारी चीज़ें दी थी, क्योंकि समिता आपकी देखिए ब्रिलियंट में भी आ रही है, स्टूडियस में भी आ रही है और समिता आपकी रेगुलर में भी आ रही है। क्योंकि समिता का पहले ही आपका दे के रखा था कि समिता आपकी रेगुलर है, समिता एंड कविता रेगुलर एंड ओबीडियंट। ठीक है, इस वजह से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले ग्राफ बना के इजिली इसे प्लॉट कर सकते हो। इसी तरह आप ग्राफ बना लेना और मैच कर लेना, इजिली आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो जिसमें सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो मेरे में एस वाले में ब्रिलियंट, स्टूडियस, ओबीडियंट और रेगुलर आ गया था, इस वजह से वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब समिता करेक्ट हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और किसी में ये सारा आया नहीं था, इस वजह से और कोई ऑप्शन सही हुआ नहीं। तो समिता इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। वरियर जैसे आपका सॉर्ट से रिलेटेड है, कारपेंटर सॉ से, फार्मर प्लफ से, ऑथर किससे रिलेटेड, ऑथर अपने पेन से रिलेटेड। मतलब यूज करने वाली बात करी है ना। ऑथर के पास अगर कलम है तो वो कहीं पे भी लिख सकता है ना। फार्मर के पास अगर प्लफ है तो वो कहीं पे भी प्लफिंग कर सकता है। कारपेंटर के पास सॉ है तो किसी भी चीज को वो बना सकता है अगर। ठीक है, इस वजह से ये मैच किया गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।